Good morning, everyone, and welcome to the class. We are going to start the revision of the chapter development, and this is one of the chapters in your syllabus which you have to study the whole chapter. There is no reduction in this particular chapter, and first of all, you need to understand the meaning of development. What do we mean by development? And in order to understand the meaning of development, you can understand it by an example which is given in the book, and that is a very beautiful example for this concept of development. As we have discussed earlier also, like we have seen that in a school some class magazine is to be published, है ना? So this class magazine is one of the extracurricular activities of the students, and they are supposed to publish this class magazine. हर क्लास का एक मैगजीन निकलना है ना? तो the teachers are given the responsibility to make it done by the students. Now what we find that every teacher has this responsibility of publishing this class magazine. तो क्लास मैगजीन बनवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर टीचर को मिल गई है. वो अपनी अपनी क्लास में अपना काम कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? द मेथड adopted by the teacher is being discussed. Okay, so we will see that two different methods are adopted by two teachers. Like one of the teacher what does that we can say he or she takes the last year's magazine as a model. Okay, जो last year magazine निकली थी, last मतलब every year this magazine is published. तो लास्ट ईयर जो उस पर्टिकुलर क्लास की जो मैगजीन निकली थी उसको उसने ले लिया है और उसको ही मॉडल मान लिया है लास्ट ईयर के मैगजीन को. एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड हो गया कि मैगजीन में क्या क्या होगा, लाइक कौन कौन से आर्टिकल्स होंगे, पोइट्री होंगे, किस पे डिबेट्स ऐसे होंगे, ये सारी चीज एवरीथिंग इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर्स मैगजीन बिकॉज इट इज टेकन एज मॉडल, है ना? तो अब क्या हुआ कि ये डिसाइड हो गया कि क्या क्या कंटेंट होगा. सबसे पहले क्या डिसाइड हुआ कि व्हाट शुड बी द कंटेंट एंड हाउ इट इज डिसाइडेड. इट इज डिसाइडेड बाय अडॉप्टिंग दिस लास्ट ईयर्स मैगजीन. अब कंटेंट एक बार डिसाइड होने के बाद क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है काम करना, है ना? जिससे कंटेंट हुआ कि पोएम लिखना है, तो अब ये पोएम लिखने का काम करना होगा. नाउ द टीचर हरसेल्फ और हिमसेल्फ इज असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द वर्क्स टू द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो असाइनमेंट ऑफ द वर्क, असाइनमेंट दिया जा रहा है फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स, किसको क्या करना है. And when this assignment is given to the student, then at that time the teacher has done everything according to his comfort. The interest of the students are not taken into consideration. ठीक है, पूरे क्लास को जैसे एक कुछ ग्रुप्स में चार बच्चे या पांच बच्चों के ग्रुप्स में बांट दिया गया, एक ग्रुप को दे दिया गया, और ये ग्रुप का डिवीजन भी इज डन बाय द टीचर. क्योंकि जब टीचर ग्रुप का डिवीजन करेगा, टीचर काम असाइन करेगा, तो देयर विल बी डिसिप्लिन, है ना? इजीली शांति से सब काम होगा, क्योंकि टीचर जो कहेगा बच्चे तो मानेंगे, मानना पड़ेगा. तो टीचर ने अपने सारे काम कर दिए, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एंड देन उनको काम भी असाइन कर दिया. बट जब ग्रुप का डिवीजन हो रहा है, जब काम का असाइनमेंट हो रहा है, एट दैट टाइम द टीचर हैज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. The decision was taken according to the comfort of the teacher. Comfort in the sense कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, कोई इस तरह की अगर
ऐसी कोई भी चीज़ ना हो कि जिससे कि इनडिसिप्लिन आ रहा है। सब कुछ एकदम जिसको हम कहें कि पीसफुल मैनर में हो जाना चाहिए, किसी तरह का कुछ कमी नहीं नज़र आनी चाहिए। तो टीचर के लिए ये एक कंफर्टेबल पोजीशन होती है ना। तो ये काम हुआ एक क्लास में। अब इसमें जो जो चीज़ें हुई जिस तरह से हुई उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आ सकती है कि कंटेंट इज डिसाइडेड बाय द टीचर। ठीक है, हो सकता है कि अगर बच्चों से डिस्कस किया जाता कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए तो कुछ नया कंटेंट भी उसमें आ सकता था, है ना। तो कुछ न्यू आता। इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग द लास्ट ईयर मैगजीन देयर कुड हैव बीन अ न्यू कंटेंट हो सकता था, बट वो नहीं हुआ। दूसरी चीज़ कि टीचर ने ग्रुप में बच्चों को खुद से बांटा। हो सकता है कि बच्चों का एक इनफॉर्मल ग्रुप हो जो कि एक पर्टिकुलर काम में बहुत अच्छा हो, तो अगर उसी ग्रुप को वो काम दिया जाएगा तो ज़्यादा बेटर होता अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, है ना। तो बच्चों के इंटरेस्ट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, टीचर ने अपने हिसाब से काम असाइन किया। तो इस तरह से जो बनकर तैयार होगा मैगजीन वो सही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, मैगजीन सही होगा। बट उसके बनने का जो प्रोसेस है उसमें हमने देखा ये प्रॉब्लम आ रही है। अब दूसरी क्लास को अगर हम देखें, दूसरे टीचर ने क्या किया, जो दूसरे टीचर है उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि कंटेंट को लास्ट ईयर के मैगजीन को नहीं देखा। उन्होंने ग्रुप क्लास में डिस्कशन किया कि मैगजीन हमारी आनी है, इस मैगजीन में आपको क्या लगता है क्या क्या होने चाहिए, है ना। तो बच्चों ने अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बताई, टीचर ने भी फिर सजेस्ट किया। तो डिस्कशन से, डिबेट एंड डिस्कशन से ये डिसाइड होता है कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कंटेंट जो है दैट इज डिसाइडेड बाय द डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट्स एंड द टीचर ऑल्सो। द टीचर इज देयर ओनली टू गाइड एंड सजेस्ट। द टीचर इज नॉट द डिसीजन मेकर, है ना। यहाँ पर टीचर जो है वो सिर्फ गाइड कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है ना। तो इस तरह से कंटेंट डिसाइड हो जाता है। उसके बाद जब बच्चों को काम असाइन किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, दैट असाइनमेंट इज ऑल्सो डन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। किस में इंटरेस्ट है, अगर किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको क्रिकेट से ही रिलेटेड काम दिया जाएगा, गेम्स से रिलेटेड काम दिया जाएगा। किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है तो उसको आर्ट से रिलेटेड काम दिया जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों के इंटरेस्ट को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए काम करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो अच्छाई है वो ये है कि कॉपी नहीं है, ये पहली चीज़, इसमें ओरिजिनलिटी है ना। और इसमें जब काम असाइन किया गया बच्चों को तो उस काम के असाइनमेंट में भी बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया है। बच्चों के हिसाब से चीज़ें हो रही है, ना कि टीचर के हिसाब से हो रही है ना। तो और वही होना चाहिए, ये इसकी अच्छाई है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या प्रॉब्लम आएंगी? सबसे पहला प्रॉब्लम इनडिसिप्लिन का प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज टीचर जो है वो बच्चों को अलाउ कर रहे हैं कि आप डिस्कस करिए, आप आपस में बातचीत करिए। बहुत इसमें मैनेज करना विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना, क्योंकि हर बच्चा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हर बच्चा चाहेगा कि हम ही ये काम करें। अब उसमें उन चीज़ों को मैनेज करना इट विल बी अ टफ टास्क, एंड दैट इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ द जो तरीका अपनाया जाता है वो यही होता है कि लास्ट ईयर का मॉडल लीजिए, बच्चों में काम असाइन करिए, बच्चे करके आपको काम दिए, मैगजीन तैयार। और इस तरह से जो मैगजीन भी तैयार होगा वो सेटिस्फैक्ट्री होगा, उसको ऊपर भी पसंद किया जाएगा क्योंकि वो लास्ट ईयर की सब चीज़ों को लिखा हुआ है उसमें। तो दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। उसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि बच्चों के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, बस। अदर देन दैट नो प्रॉब्लम इज देयर। जो दूसरा तरीका है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि बच्चों को पूरी तरह से इन्वॉल्व किया जा रहा है, इन दैट सिचुएशन जो भी बनकर तैयार होगा, एक तो वो ओरिजिनल पीस होगा और उसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ चीज़ें जो कि हर साल होती हैं इसमें नहीं है, दैट कैन क्रिएट कंट्रोवर्सी ऑल्सो,
है ना। एंड मोर ओवर उसमें एक कंक्लूजन पे पहुंचना भी मुश्किल है। जैसे कि आई टोल्ड यू, बहुत सारी बातें होंगी, बच्चे अपने व्यूज को रखेंगे एंड डिसिप्लिन क्रिएट होगा। तो ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो थोड़ा टफ होगा, नॉट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट सॉरी, ये जो हमारा मैगजीन बनाने का जो तरीका है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना, थोड़ा सा टफ होगा। बट इससे जो मैगजीन बनकर निकलेगा दैट विल बी ओरिजिनल, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो पीछे से चले आ रहा चीजों को ही हम आगे ले जाएं, ये जरूरी नहीं है ना। तो द सेम थिंग, अब इसी चीज को हमने जो क्लास में एक मैगजीन के कॉन्टेक्स्ट में जिन चीजों को देखा, वही सेम चीज हम डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। एक कंट्री में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर कहें ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात सोची जाती है तो उस समय भी उसके सामने दो रास्ते होते हैं। जो अवेलेबल मॉडल्स हैं उनको आप फॉलो करिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल मॉडल्स हैं उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। Decisions are taken by the top level leaders, not taking into consideration the interest of the people, है ना। जैसे बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में न रखते हुए टीचर ने डिसाइड कर लिया कि किसको क्या काम देना है। असाइनमेंट वाज गिवन बाय द टीचर बाय नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट एग्जाम्पल। इन द सिमिलर वे जब हम दूसरे किसी मॉडल को अडॉप्ट करते हैं और ये डिसीजन ले लेते हैं, ऊपर में टॉप लेवल पे ये डिसीजन हो जाता है, जो टॉप लीडरशिप है दैट डिसाइड्स कि कैसे क्या करना है। एवरी डिसीजन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट इज टेकन बाय द टॉप लेवल लीडरशिप and the needs of the people, the demands of the people, the interest of the people who are going to be affected by that decision of the leadership is not taken into consideration. जिन लोगों पे ये पूरी तरह से हम जानते हैं कि जो डिसीजन ऊपर लिया गया है उस डिसीजन का जो इम्पैक्ट होगा वो नीचे के लेवल के जो लोग हैं उन पे वो पूरी तरह से उसका इम्पैक्ट होगा, बट उनके इंटरेस्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हुए वो टॉप लेवल ने अपने हिसाब से डिसीजन ले लिया कि हमें यही करना है। जस्ट लाइक अगर हम नर्मदा रिवर पे जो सरदार सरोवर डैम बना है, अगर उसके एग्जाम्पल को यहाँ पर देखेंगे तो पूरी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जो हमारे नेशनल लीडरशिप है दे हैव टेकन द डिसीजन कि नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम बनना है। ठीक है, ले लिया डिसीजन आपने, बट ये बहुत अच्छी डिसीजन है, इससे आपका डेवलपमेंट होगा, पावर जनरेशन होगा, इरिगेशन में काम आएगा, फ्लड कंट्रोल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत अच्छी बात है। टेम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है डैम को, पंडित नेहरू ने जैसा कहा था। ठीक है, लेकिन इस डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण जो उस जगह पे रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से उनकी लाइफ खत्म हो गई, डिस्प्लेस हो गए, वो उनका जो सेट पैटर्न ऑफ लाइफ था वो टोटली डिस्टर्ब्ड हो गया। इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, एवरीथिंग गॉट कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट द डैम। तो ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया उसमें उसने ये तो ध्यान रखा कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, इरिगेशन के लिए फायदा है, फ्लड कंट्रोल में फायदा है, पावर जनरेशन हो रहा है, लेकिन उससे जो लोगों पे, जो ग्राउंड लेवल पे, जीरो ग्राउंड पे जो लोग हैं उन पे जो इम्पैक्ट हो रहा है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। तो दिस इज द कंडीशन। जो पहला क्लास है, जिस क्लास में जो टीचर ने डिसाइड किया कि क्या करना है, काम उनका अच्छा होगा, जो मैगजीन बनकर तैयार होगा दैट विल सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वहां पर बच्चों के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, बच्चों की कोई भी बात ध्यान में नहीं रखी जा रही, बच्चे डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं उस क्लास में। इन द सिमिलर वे जब हम किसी दूसरी कंट्री के मॉडल को, डेवलपमेंट मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, टॉप लेवल पे डिसीजन लेते हैं एंड दैट डिसीजन इज गोइंग टू अफेक्ट द पीपल एट द बॉटम लेवल, बट देयर इंटरेस्ट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द टॉप लेवल लीडरशिप, तो क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, नजर आएगा हमें डेवलपमेंट, यस डेवलपमेंट दिखेगा, बट एक्चुअल जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो
ग्रास रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा. गॉट इट? तो दिस इज टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इसी डेवलपमेंट के मॉडल को, इसी डेवलपमेंट के अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है. हमारी खुद की कंट्री में वी हैव गॉन फॉर द सेम मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. हमने यही किया, हमने बाहरी मॉडल को अपना करके टॉप लेवल पे डिसीजन लेकर के उसको एग्जीक्यूट किया. एंड दैट इज द रीजन these decisions of development are not supported by the people. People सपोर्ट नहीं मिल पाता है इस तरह के डेवलपमेंट के डिसीजंस को. ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. जब पीपल, आप व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू take into consideration the interest of the people, then how people can cooperate with you, how people will support your decision. इतना बड़ा आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर की लीडरशिप में. क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इस तरह के डिसीजंस के कारण ही ये चीजें होती हैं. तो यहाँ पर एक चीज जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, दैट इज कि what we consider development is the narrow meaning of the development. बहुत नैरो मीनिंग हम लेते हैं डेवलपमेंट का. और वो क्या है नैरो मीनिंग है? वो नैरो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट है कि हम डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझते हैं. वी थिंक दैट इफ वी आर टॉकिंग ऑफ डेवलपमेंट इट मीन्स ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना. और ये जो डेवलपमेंट का मीनिंग है, इट इज अ वेरी वेरी नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. सो डेवलपमेंट को जब हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लगाया जा रहा है, जिसमें कि हम जीडीपी देखेंगे, इसके अलावा ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखते हैं, और इसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ है या नहीं. तो ये जो नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, जिसमें हम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही हमारा क्राइटेरिया होता है. इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि if economic development is there, then it will automatically bring development in all aspects of life. It does not happen. ऐसा नहीं होता है. Economic development एक चीज है. It is only one aspect of development. डेवलपमेंट का मतलब हम अगर सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लगाते हैं तो वो डेवलपमेंट के सिर्फ एक एस्पेक्ट को हम देख रहे हैं. दैट इज अ नैरो मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ओवरऑल वेलबींग, ठीक है, ओवरऑल वेलबींग होना चाहिए, जिसमें कि सबका सब कुछ इम्प्रूवमेंट. इट इज एन आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, वेलबींग, एक बेटर लाइफ की तरफ हम जाएं. इसमें हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट को अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहें तो इट विल बी अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द term development. So instead of narrowing this concept to economic development, we should broaden it to human development, है ना. तो जब डेवलपमेंट का मतलब हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, that is the broad meaning of development, that is the real meaning of development. कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि इकोनॉमी डेवलप हुई है, यानी इकोनॉमी तो डेवलप हो गई, बट इकोनॉमी डेवलपमेंट के साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पाया, तो दैट डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट. घर में पैसा आ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक घर को अगर हम कंसिडर करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल कंट्री. ओके, इन अ हाउस होल्ड economic activity is going on, the family members are earning the money, ठीक है, पैसा आ रहा है, बट वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर वो पैसा घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए खर्च हो रहा है, उनके एजुकेशन पे, उनके एजुकेशन, देन उनके हेल्थ से रिलेटेड जो नीड्स हैं उस पर अगर प्रॉपर खर्च हो रहा है, तो क्या होगा कि वो पूरी फैमिली जो है वो एक बेटर लाइफ की तरफ
आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पैसा तो घर में आ रहा है, लेकिन वो पैसा जो है बिल्कुल बचा के रखा जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं, बचा के तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझना चाह रहे हैं तो जो पैसा आ रहा है वो खर्च हो रहा है जिन चीज़ों पे, जैसे बाहरी दिखावे पर खर्च हो रहा है, सामान आ रहे हैं तरह तरह के, कपड़े लत्ते, मतलब जो जिसको हम कहेंगे कि बस बाहरी दिखावा, कि लगना चाहिए कि हम बहुत धनी हैं, है ना। तो इट इज नैरो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। वहां पे क्या हो रहा है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके एजुकेशनल नीड्स को पूरा नहीं किया जा रहा है, उनके मेडिकल नीड्स को पूरा नहीं किया जा रहा है, बस जो ऊपर की जो दिखावे की चीज है उस पर खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फैमिली मेंबर्स का इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो लॉन्ग रन में वो फिर बेकार हो जाएगा वो सारे खर्चे। तो यही चीज एक कंट्री के साथ होती है। जब एक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है बट उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज को उस हिसाब से डेवलप करने पर खर्च नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो डेवलपमेंट हमारा इनकम्प्लीट होगा। हमारी कंट्री, आवर कंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही हमारा पूरा एक्सप्रेस रहा। अगर जैसे हम अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हाउ दिस ह्यूमन रिसोर्स विल डेवलप, दो ही तरीके हैं जिससे हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेगा। एक उसकी फिजिकल बॉडी जो है वो कैसे डेवलप होगी, अच्छे हेल्थ से, है ना। तो हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, कि गवर्नमेंट हेल्थ पे कितना खर्च कर रही है, एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बोथ आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे है उसके डेवलपमेंट के लिए हमको दो चीजों पे खर्च करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन इज हेल्थ एंड द सेकेंड इज एजुकेशन। तो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ उसमें हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पूरा एक्सप्रेस किया, ह्यूमन डेवलपमेंट पे हमने एक्सप्रेस नहीं किया। खर्चे हमारे कंट्री में भी गवर्नमेंट हेल्थ पे, एजुकेशन पे उतना खर्च नहीं करती है जितना होना चाहिए, एंड दैट इज द रीजन कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये हम अपनी कंट्री में देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना गया शुरू से, और यही कारण है कि हम आज जहां पहुंच सकते थे डेवलपमेंट के टर्म्स में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारे ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया। एजुकेशन और हेल्थ पे जितना खर्च होना चाहिए था उतना खर्च नहीं किया गया। और न सिर्फ ये बात हुई बल्कि अगर खर्च किया भी जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, सब चीजों को हम एक साथ नहीं समझ सकते हैं। इसमें हमें यही समझना है कि डेवलपमेंट का जो नैरो कंसेप्ट है दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड जब नैरो कंसेप्ट से हम आगे बढ़ते हैं, ब्रॉडर मीनिंग में आते हैं, तो उसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्लूड करते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, हेल्थ और एजुकेशन से होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने पीछे के चैप्टर्स में काफी कुछ किया है कि किस तरह से हेल्थ और एजुकेशन, जो कि एक प्राइम सेक्टर है गवर्नमेंट का, उसमें क्या हुआ है कि हमारे यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑल्सो देयर, है ना। एजुकेशन एंड हेल्थ में प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री मिली हुई है। तो इसमें फायदा क्या होता है ना कि गवर्नमेंट का जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो चीप होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कॉस्टली होता है, और अकॉर्डिंगली क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज देती है उसकी क्वालिटी काफी लो होती है, और जो प्राइवेट कंपनीज जो फैसिलिटीज देती है, जो सर्विसेज देती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो जब आपने प्राइवेट को इसमें पार्टिसिपेशन दे दिया तो क्या हो रहा है कि प्राइवेट तो उन्हीं जगहों पे खुलते हैं ना जहां पर कि उनकी डिमांड होगी, वो कभी भी रिमोट एरियाज में नहीं जाएंगे, विलेजेस में नहीं जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो जिस तरह से ग्रोथ हुआ इन दोनों सेक्टर्स का, उसमें ये हुआ कि जो गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स एंड एजुकेशन सेंटर्स, वो तो गांव में है, पहुंचे हुए हैं, बट वहां पे सर्विसेज का क्वालिटी बहुत खराब है। और जो प्राइवेट एजुकेशन एंड हेल्थ सेंटर्स जिसको हम कहेंगे वो उन्हीं जगहों पर है जहां पर कि जो डेवलप्ड है, जहां पर कि पीपल कैन अफोर्ड टू परचेज दोज सर्विसेज। तो इस कारण बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी आ गया हमारे कंट्री में।
तो इसको हम लोग पीछे सोशल जस्टिस वाले चैप्टर में इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और अब ये पार्ट आपका सिलेबस से भी ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर हमको इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस यही समझना है कि किस तरह से डेवलपमेंट का ब्रॉडर मीनिंग क्या होता है। तो ब्रॉडर मीनिंग जो होता है उसमें हम लोगों के वेलबींग को देखते हैं, लोगों के बेटर लाइफ को देखते हैं, उनके इम्प्रूवमेंट को देखते हैं और प्रोग्रेस को देखते हैं, और ये सब कुछ जुड़ा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट से। ठीक है, तो ये हमारा मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया। अब हमारे सामने जो दूसरा टॉपिक है दैट इज चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे एक चैलेंज बना। ठीक है, सो दिस इज अ न्यू टॉपिक, चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, अब ये चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट से हम क्या मीन करते हैं। सो व्हाट वी फाइंड कि जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसकी जो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा जो बढ़ी वो सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 1950 सेकेंड हाफ के बाद वाला जो टाइम है उसमें ही डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया। क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया? देयर इज रीजन बिहाइंड इट। ये 1950 जो है इसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ जोड़ के देख सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1945 में, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज दैट द यूरोप, द कॉन्टिनेंट यूरोप was devastated in this war. The countries of Europe were highly badly affected. They were badly affected by the Second World War, और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर हो गई, बहुत खराब हो गई अगर कंपेयर करें हम बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन को। तो और ऐसा कहा जाता है कि जो कॉन्टिनेंट था दिस यूरोप, जो कि क्रेडिटर्स का कॉन्टिनेंट था, क्रेडिट देने वाले थे, वो डेप्टर्स का कॉन्टिनेंट बन जाता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है। और जैसा कि वी नो कि बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप के ही कंट्रीज जो थे वो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एंड यूरोप के ही कंट्रीज जो थे वो कॉलोनियल पावर्स थे, उनकी कॉलोनीज थी पूरी दुनिया में। वी वर ऑल्सो वन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, है ना। तो पूरी दुनिया में ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इनकी जो कॉलोनीज थे वो दुनिया में थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो इनकी कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है, और कंडीशन ये हो जाती है कि दे आर नॉट इन द पोजीशन टू कंट्रोल द कॉलोनीज। कॉलोनीज को कंट्रोल करने के कंडीशन में, पोजीशन में ये नहीं रह जाते, और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जो कॉलोनीज होते हैं वो एक एक करके आज़ाद होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसी में हमारी कंट्री भी वो तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही इटली ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया को आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आज़ादी दे दी जाएगी। तो इसी तरह से बहुत सारे कंट्री जो एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज थे वो सब आज़ाद होना शुरू हो जाते हैं 1945 के बाद से। और ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका है, इंडिपेंडेंट तो ये होने लगे, लेकिन इनके सामने जो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चैलेंज बन के सामने आता है, क्योंकि ये सारे कंट्रीज जो थे वो एक्सप्लॉयटेशन के शिकार थे। दे ऑल वर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेड बाय द कॉलोनियल पावर्स। तो न तो इनके किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ना तो एग्रीकल्चर का कोई डेवलपमेंट हुआ था, ना इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था, ना कोई टेक्नोलॉजिकल, ना साइंटिफिक, बस एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। रॉ मटेरियल्स यहाँ से जाते थे, सामान वहाँ कॉलोनियल कंट्रीज जो थे वहाँ सामान बनता था, फिर वहाँ से सामान यहाँ आता था, यहाँ के मार्केट्स में बिकता था, रिसोर्सेज हमारे यूज़ हो रहे थे, और रिसोर्सेज हमारे यूज़ करके सामान बनता था वहाँ जाके, और सामान का फिर पैसा जो है वहाँ की कंपनी ले जाती थी। तो ये कंडीशन प्रिवेल कर रहा था। इट वॉज नॉट ओनली द कंडीशन ऑफ इंडिया
but almost all the countries of Asia and Africa were suffering from the same situation. तो जब ये आज़ाद हुए तो इनके सामने ये एक बहुत बड़ी चैलेंज था पॉवर्टी, इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था माल नरिशमेंट, इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, बेसिक लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज। ये सारे प्रॉब्लम्स इनके सामने बिल्कुल खड़े थे। तो अब इस कारण ये जो हम देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन किया आफ्टर 1950, दैट इज़ द ओनली रीज़न। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।